ये क्या बदतमीजी है? तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मैं शादीशुदा हूं। सुबह जॉगिंग करते हुए अभय अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने नोटिस ही नहीं किया उसका कोई पीछा कर रहा था। लेकिन जैसे ही अभय को अपने करीब एक परफ्यूम की खुशबू आई, उसके सेंसेस अलर्ट हो गए, क्योंकि वो इस खुशबू को पहचानता था। ये उस इंसान की थी जो उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। इससे पहले कि अभय कुछ कर पाता, एक काले कपड़े पहने हुए लड़की ने अभय को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं जो किसी भी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो जाए। पर उस लड़की ने अपनी जकड़ और मजबूत बना ली और अपने होंठ अभय के कानों की तरफ ले जाकर उससे प्यार से कहा, मैं तुम्हारा वो कल हूं जो तुम्हारे आने वाले कल पर भारी पड़ेगा। चाहे जितना भी भाग लो अभय, मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। ये कहते ही उस लड़की ने अपनी जकड़ खोली और एक ही पल में वहां से गायब हो गई। गुस्से से तिल मिलाता हुआ अभय कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि हर वक्त उस पर किसी की नजर है, और फिर इस लड़की का बार बार उसके करीब आने की कोशिश करना कुछ अजीब था। अभय इन सब बातों में उलझा हुआ अपने घर में घुसा ही था कि उसका हाथ किसी चीज से टकरा गया। अरे कौन है जो इतनी सुबह सुबह शोर मचा रहा है? ये क्या अभय, मेरी इतनी महंगी चीनी मिट्टी की प्लेट तोड़ दी? अबे फटीचर, पता भी है कितनी महंगी प्लेट थी ये? अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनना अभय के लिए कोई नई बात नहीं थी। अपने ही घर में उसकी सुबह हर रोज ऐसे ही हुआ करती। अभय, जिसका कद 6 फुट लंबा और बदन ऐसा गठीला कि मानो वो बचपन से ही जिम जाता हो। शारीरिक ताकत ही उसकी इकलौती काबिलियत थी। उसके अलावा वो कोई और काम ढंग से नहीं कर सकता था। एक तो सुबह सुबह इस मनहूस की शक्ल देखो, ऊपर से इतना बड़ा नुकसान। ऐसा दामाद तो भगवान मेरे दुश्मन को भी ना दे। सॉरी माँ जी, गलती से मेरा हाथ लग गया था प्लेट पर, और खैर मैं आपके लिए नई प्लेट ले आऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। नई प्लेट लाएगा? पैसे कहां से आएंगे? आसमान से? तुझे तो कोई भीख भी नहीं देगा। एकदम ठीक कहा मम्मी। जीजा जी से कोई काम ढंग से होता नहीं, उस पर इनकी तो शक्ल भी ऐसी है कोई देखकर फूटी कौड़ी भी ना दे। प्रेरणा भी अपनी माँ की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आ चुकी थी। वो भला अपने नाकारा और निकम्मे जीजा की बेइज्जती में भाग क्यों ना लेती। रेणुका उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा प्रेरणा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। दामाद मिला वो भी ऐसा। इससे अच्छा तो मेरी बेटी कुंवारी ही मर जाती। अभय गरीब होने के साथ साथ अनाथ भी था। कोई ढंग की नौकरी ना होने की वजह से वो जो मिले वो काम कर लेता, चाहे वो डिलीवरी का हो, सुपरवाइजिंग का हो, वेटर का या सामान बेचने का। फिलहाल वो कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरविजन का काम करके 4 पैसे कमा रहा था। लेकिन उसके ससुराल वाले उसे एक पल भी चैन से जीने नहीं दे रहे थे। शायद उससे ज्यादा इज्जत एक गली के कुत्ते को मिल जाती थी। देखो देखो, इसकी शक्ल पे कैसे 12 बजे हुए हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अब है, हर रोज मुझे अपनी और अपनी बेटियों के लिए बिना मांगे पैसे मिल जाने चाहिए। हमारे खाने पीने की जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? अभय की जिंदगी यही थी। सुबह उठो, सास से बेइज्जती करवाओ, दिन भर मेहनत करके थोड़े पैसे कमाओ और घर लौटकर वो सारे पैसे अपनी सास के हाथों में रख दो। उसका हुलिया देख के कोई भी बता सकता था कि अभय की माली हालत कैसी थी। कंस्ट्रक्शन के काम से सने कपड़े जो जगह जगह से फटे होते, शक्ल पर मेहनत की धूल जमी हुई, पैरों में टूटी हुई चप्पल। ऐसी हालत में भी उसकी लगन सराहनीय थी, जो ऐसे परिवार की देखभाल करने के लिए अभय हर रोज अपनी जी जान लगा देता। अभय ड्राइंग रूम में खड़ा चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। उसकी सास और साली के शब्द दिन पर दिन और कड़वे होते जा रहे थे। उन दोनों के मुंह से ये सारी बातें सुन अभय का मुंह उतर गया। लेकिन फिर उसने अपनी मैली फटी जेबों से खंगालते हुए ना जाने कितने नोट निकाले, कोई 100 का, कोई 200 का,
कुल मिलाकर उसके पिछले दिन की कमाई 800 रुपए थी। सारे पैसे टेबल पर रखते हुए अभय ने अपनी सास की ओर देखा। इतने से में पेट पालोगे हमारा? ना जाने मेरी बेटी ने कौन से कर्म किए थे जो उसे ऐसा फटीचर और नामर्द पति मिला जो अपने घर वालों को तो रोटी ना खिला सके। इतना कहते हुए रेणुका ने टेबल से वो सारे पैसे उठा लिए और उसमें से एक 50 रुपए का नोट अभय के मुंह पे दे मारा। ये लो 50 रुपए, तुम्हारा आज का खर्चा। पर माँ जी, 50 रुपए तो मुझे काम पर पहुंचने में ही लग जाएंगे। तभी रेणुका गुस्से में उसकी बात काटते हुए बोली, ओहो, काम? उसे काम नहीं मजदूरी कहते हैं दामाद जी। ईंट उठाना, सीमेंट के बोरे लादना, किसी के घर में काम करना, ये कोई काम नहीं होता। अब तुम चाहे पूरे दिन भूखे रहो या पैदल सफर करो या कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। 50 रुपए से ज्यादा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझे? माँ, लेकिन जीजा जी के पास तो अब जहर खाने के भी पैसे नहीं बचे। जहर खाने को तो राजी हो, इसे अपने हाथ से और अपने पैसों से जहर पिलाऊंगी। अपनी सास और साली प्रेरणा से ऐसी बातें सुन आज अभय की आंखें भर आई। उसने मुंह नीचे कर चुपचाप एक गिलास पानी पिया और एक बार फिर अपने घर से बिना नाश्ता करे वो काम के लिए निकल गया। काश मैं भी किसी अमीर खानदान में पैदा हुआ होता, मेरे पास भी एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी सब होता, तब शायद मैं एक अच्छा दामाद और पति बन सकता। पैदल चलते चलते अभय अपनी जिंदगी के इकलौते खुशी की दिन की यादों में खो गया। रिया बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए प्लीज, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बेटा, मेरी एक आखिरी इच्छा है, मानोगी ना? आप जो बोले मैं वो करूंगी पापा। मुझे पता है अभय के कुछ राज हैं, पर वो जो दिखता है वो है नहीं। सही समय आने पर तुम्हें सच पता चल जाएगा। अगर तुम पे कोई मुसीबत पड़ी तो सिर्फ अभय ही तुम्हें बचा सकता है। उसका साथ कभी मत छोड़ना। और हाँ, ये बैच उसे दूर रखना, वरना सब खत्म हो जाएगा। मेरी बात मानो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसको अपना पति मान लो, उससे जन्मों का नाता जोड़ लो, शादी कर लो। राजीव सिंघानिया ने जब अपनी बेटी की शादी अभय से की तो उनके पूरे परिवार के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। वो कौन था, कहां से आया था, किसी को कुछ नहीं पता था। बस सब इतना जानते थे कि राजीव सिंघानिया की वजह से ही अभय आज जिंदा था। अभय के मन में राजीव के लिए बहुत सम्मान था, इसीलिए वो शादी के लिए मान गया और इस रिश्ते को पूरे दिल से निभा रहा था। रिया को उसके पापा की कमी महसूस ना हो, इसीलिए उसने पैसे कमाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था। क्यों बे, 2 टके के मजदूर? बोल, चाहिए और पैसे चाहिए? ये ले। नहीं साहब, मुझे माफ कर दो, नहीं चाहिए मुझे पैसे, गलती हो गई। कंस्ट्रक्शन साइट पर फिर से वहां का ठेकेदार शंकर एक मजदूर को पीट रहा था। जैसे ही अभय ने उस मजदूर का चेहरा देखा, वो उसे बचाने दौड़ पड़ा। वो उसका दोस्त मनोज था। शंकर के आदमी ने जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाया, अभय ने उसे रोक लिया। फिर दूसरे आदमी ने लात मारने की कोशिश की तो अभय ने उसे भी रोक लिया। उस आदमी ने जैसे ही अभय की शक्ल देखी, उसकी हवाइयां उड़ गई, जैसे वो अभय को पहले से जानता हो। वो गिरता पड़ता वहां से भाग गया। अभय को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसकी इस हरकत को देखकर शंकर चिढ़ गया। तुझे सुपरवाइजर किस लिए रखा है? तू इन मजदूरों को मारने की जगह मेरे आदमी पर हाथ चला रहा है। आज तेरी खैर मैं लेता हूं। अभय के अंदर जो अचानक से फाइटर वाले रिफ्लेक्सेस जाग उठे थे, वो एकदम से शांत हो गए और वो हाथ जोड़े शंकर के पास आया। शंकर बॉस, मैं तो बस आप लोगों को रोकना चाहता था, वरना इस मजदूर की जान चली जाती और पुलिस का चक्कर पड़ जाता। मैं तो आपको बस बचा रहा हूँ। बातों में तो शाना है तो अब है, लेकिन ये जो हीरोगिरी तूने दिखाई है, अब इसे काम पे दिखा और सबसे डबल शिफ्ट करवा। अभय, शंकर जी, मेरे पैसे।
पैसे तो तुझे वैसे भी नहीं मिलने वाले थे। जा पहले काम कर, फिर मांगना। शंकर हर रोज किसी ना किसी को अपने आदमियों के डर से शांत कराता, जिससे वो काम ज्यादा करें और पैसे ना मांगे। लेकिन आज जो अभय ने किया था, उसके बाद शंकर और उसके आदमी वहां से जल्दी निकल गए। अभय ने मनोज की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो उससे बहुत नाराज था। खुद को मेरा दोस्त कहते हो अभय? तुम्हारे लिए तो मैं बस एक मजदूर ही हूं ना, और तुम यहाँ के सुपरवाइजर। अब ये मत कहना कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मेरी जेब अभी भी खाली ही है। अभय को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो चाहकर भी शंकर से पैसे नहीं निकलवा पाया, जिसके यहाँ काम कर रहे हर आदमी को बहुत जरूरत थी। पर आज उसके साथ ये दूसरी बार कुछ अजीब हुआ। शंकर का आदमी उसे इस तरह से देखकर भागा जैसे कि उसे पहले से ही पहचानता है। क्या वो अभय की पिछली जिंदगी से जुड़ा था? वो जिंदगी जिसके बारे में अभय पूरी तरह से भूल चुका था। लेकिन अपने रिफ्लेक्सेस को इस तरह से काम करता देख उसे यह समझ में आ रहा था कि शायद वो जिंदगी कुछ खतरों से जुड़ी रही होगी। पर आखिर वो ऐसा क्या करता था? अभय ये सोचते सोचते वापस काम करने में लग जाता है। उसे एहसास हुआ कि वो काले कपड़े वाली लड़की फिर से उसकी साइड पर पहुंच चुकी है और उसे दूर से देख रही है। इस बार अभय को अपने सारे जवाब चाहिए थे, इसीलिए वो उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसे कॉल आ गया, जिससे अभय डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ रिया, बोलो। अभय, वो आज रात तुम जल्दी घर आ सकते हो प्लीज? क्यों, आज ऐसा क्या खास है? आज रात हम दोनों के लिए बहुत खास होगी अभय। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रिया की बातें अभय के कानों में ऐसी पड़ी जैसे कि रेगिस्तान में बरसात। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो और रिया एक होने वाले थे। ठीक है, मैं आज 8 बजे तक आऊंगा। आई लव यू। इतना कहकर अभय ने फोन काट दिया। उसने जब सामने देखा तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। लेकिन अब अभय के दिमाग में सिर्फ रिया की बातें चलने लगी थी। पूरे दिन उसने बिना रुके काम किया और मजदूरों से भी डबल काम करवाया, जिससे सबको बराबर पैसे मिल जाए। लेकिन शाम को जब शंकर अपने राउंड पर आया तो उसने अभय को बस 400 रुपए दिए। शंकर जी, ये तो सिर्फ 400 रुपए हैं। आज यहाँ सबने दुगुना काम किया है, सबको डबल पैसे मिलने चाहिए। सुबह जो तूने एक्शन हीरो वाला काम किया, उसकी भरपाई कौन करेगा अभय? देख, तू समझदार लगता है, इसीलिए वो गलती मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, वरना उससे पंगा लेने का अंजाम इस पूरे इलाके में हर कोई जानता है। अब तो निकल यहाँ से, वरना बाकी लोगों को खाली हाथ जाना पड़ेगा। गुस्से से अभय का खून खौल उठा। उसे पता था कि वो शंकर से बहस करके मामला बिगाड़ ही देगा, इसीलिए वो वहां से चुपचाप निकल गया ताकि बाकी लोगों को कुछ पैसे मिल जाएं। अभय ने इन 400 रुपयों में से सबसे पहले रिया के लिए एक गजरा खरीदा। मेरी औकात बस इतनी ही है रिया, लेकिन देखना, मैं अपनी मेहनत से तुम्हें सारे सुख दूंगा। अभय अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुका था, इसीलिए उसके लिए आज सब कुछ सिंघानिया परिवार ही था। उसने पाई पाई जोड़कर रिया के लिए घर खरीदा। लेकिन आज जब वो वापस आया तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मैं जानता था रिया, ये शादी भले ही तुमने अपने पापा के कहने पे की थी, और आज तुमने भी इसे दिल से अपना ही लिया। पूरा घर एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वो छोटा सा घर आज किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। सारी जगह फूलों की लड़ियां लगी हुई थी, कहीं लाइट्स, कहीं दिए। अब अभय से रुका नहीं जा रहा था। वो तेज कदमों से घर के दरवाजे की तरफ पहुंचा। ये मेरी चाबी काम क्यों नहीं कर रही? दरवाजे पर होती आवाज से रेणुका बाहर आई। कहाँ घुसे चले आ रहे हो अभय? निकलो यहाँ से। पर माँ जी, अपनी इस गंदी जुबान से मुझे माँ जी मत कहो। और तुम यहाँ कैसे घुसे चले आ रहे हो? तुम्हें आखिर अंदर आने किसने दिया? ये आप क्या कह रही हैं? ये घर तो मेरा, तुम्हारा? तुम जैसे अनपढ़ लोगों की यही दिक्कत है। अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं, इस घर की चाबी तुम्हारे पास इसीलिए है क्योंकि ये खरीदा तुमने है, लेकिन ये घर है मेरे नाम पर और मैं जब चाहे इसकी चाबी बदल सकती हूँ। क्या मतलब? मतलब तुम खुद ही देख लो। वो देखो।
जब अभय ने अंदर झांक कर देखा तो ऐसा लगा जैसे हजारों खंजरों ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। जिसे आज वो अपनी लकी नाइट समझ रहा था, वो तो उसके लिए नाइटमेयर ही हो गया। उसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उसका प्यार किसी दिन उसकी इस तरह से जान ले लेगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कुछ करता या बोलता उससे पहले ही रिया उसके सामने आ गई और बोली, तो अभय, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? रिया किस सरप्राइज की बात कर रही थी? आखिर ऐसा क्या देखा अभय ने जिसके बाद उसके होश उड़ गए? आखिर क्या? रिया और सूर्या एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों ने शादी रचा ली थी और अब सब उन्हें घेर कर खड़े हुए थे। कुछ ही पल बाद जब रिया ने अभय को देखा तो वो भी दरवाजे पर चली आई। रिया का सरप्राइज देखकर अभय को जोर का झटका लगा। वो कुछ समय के लिए बस रिया को चुपचाप देखता रहा, जिससे रिया को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा। लेकिन उसने उल्टा एटीट्यूड दिखाते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे साथ? शक्ल देखी है अपनी? पर रिया, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम जैसे गरीब फटीचर से कोई प्यार नहीं चाहिए, समझे? मेरे नए पति ने शादी से पहले ही मुझे एक नई स्पोर्ट्स कार, एक बंगला और काफी पैसा गिफ्ट किया, और तुम ये सस्ता सा गजरा लाए हो। बाय बाय मिस्टर अभय, मैंने अपने डैडी से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। अब मुझे ये अपनी गंदी मैली शक्ल कभी मत दिखाना। अभय को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो गजरा वहीं उसके हाथों से निकल कर गिर गया। 3 साल से वो रिया, उसकी माँ और उसकी बहन की देखरेख कर रहा था। गरीबी में भी उनको खाना खिला रहा था और आज एक ही झटके में उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो वहीं खड़े खड़े सुन्न हो चुका था। तभी वहां खड़ी रेणुका ने अभय को धक्का देते हुए कहा, रिया, ये हमारे फैमिली फंक्शन में इनवाइटेड नहीं है। बेटा, तुम अंदर जाओ, सूर्य तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और तुम कान खोलकर सुन लो अभय, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं है और ना ही रिया का। जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। रेणुका के मुंह से ये बात सुन अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में उसका घर, उसकी शादी और उसका सम्मान सब कुछ छीन लिया गया था। उसका सर भारी होने लगा था। उसने जब अपना सर पकड़ा तो उसे याद आया कि 3 साल पहले जो उसे घाव मिला था। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन हमेशा की तरह वो चुपचाप ही रहा और वहां से उल्टे पांव वापस जाने लगा। रेणुका ने भी उस कचरे को कुचलने के बाद दरवाजा बंद कर लिया। अभय आंखों में आंसू लिए उस सुनसान सड़क पर धीमे धीमे कदमों से आवारा की तरह घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी जिंदगी में क्या करेगा। वो ये सब सोचता हुआ अपना सर झुका के चल ही रहा था कि तभी उसका हाथ उस काले कपड़े वाली लड़की ने पकड़ा और उसे अंधेरे में खींचा और उसे दीवार के सहारे चिपका दिया। अभय इतना शौक में था कि इस बार उसने अपना आपा खो दिया। तुम यहाँ फिर से? सुबह से पीछे पड़ी हुई हो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये सब करने के लिए तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिल रहा क्या? अभय, तुम तो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। घबराओ मत, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली थी तुम्हारे साथ। उस लड़की की बात सुन अभय थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने अपना गुस्सा शांत किया और सीधा बोला, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना और ना मुझे अपना अतीत जानने में कोई दिलचस्पी है। मैं जो हूँ वो ठीक हूँ। उस लड़की को अभय से इसी जवाब की उम्मीद थी, लेकिन उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर अभय उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है तो वो ना सिर्फ लड़की के लिए बल्कि अभय के लिए भी अच्छा होगा। देखो अभय, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन 3 सालों से पहले जो भी हुआ वो कुछ याद नहीं, पर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस दुनिया को भी पुराना वाला अभय वापस देना चाहती हूँ। लेकिन एक बार मेरी बात सुन के तो देखो। पिछली मुलाकातों में भी वो अनजान लड़की अभय से ऐसे ही बात कर रही थी जैसे वो उसकी कोई बेहद करीबी हो, और इसी वजह से अभय को लग रहा था कि शायद इस लड़की के इंटेंशन कुछ ठीक नहीं थी। आज भी जो उसने किया, अभय उसको देखकर हक्का बक्का रह गया था। लेकिन आज उसकी मुलाकात इस लड़की से ऐसे हालातों में हुई थी कि उसका सब कुछ उजड़ चुका था। वो कहीं का नहीं रहा था। उसके मन में पहले ही दर्द की लहरें उठ रही थी। ऊपर से लड़की की बातों से भी उसका सर चकराने लगा और वो उस पर फट पड़ा। ये क्या बकवास लगा रखी है?
पुराना अभय, पुराना अभय। मैं खुद नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और भरोसे का तो नाम भी मत लेना। आज जो मेरे साथ हुआ है उसकी वजह से मुझे कुछ भी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। जिस इंसान को मैंने अपना सब कुछ दिया, जी तोड़ मेहनत की, भूखे प्यासे दिन गुजारे, आज उसी ने एक अमीरजादे के लिए मुझे छोड़ दिया। तुम मेरा दुख समझ नहीं सकती तो उसे और मत बढ़ाओ। मुझे माफ करो और अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ यहाँ से, जाओ। उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा था कि अभय उस पर ऐसे चिल्ला रहा था। जिस अभय को वो जानती थी वो उस पर चिल्लाना तो छोड़ो, कभी आंख भी नहीं दिखाता था। मैं जानती हूँ अभय, तुम्हें कुछ याद नहीं, इसीलिए तुम जितना भी चिल्लाओ मैं ना बुरा मानूंगी और ना पीछे हटूंगी। उस लड़की ने मन ही मन सोचा और फिर अभय को एक लाचारी भरी मुस्कुराहट दी और कहा, मैं जानती हूँ आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ उससे तुम टूट चुके हो अभय, लेकिन मेरी बात याद रखना, आगे चलकर तुम इसी दिन का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ। अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर वो लड़की वहां से निकल गई। अभय उसे अंधेरे में गायब होते देख रहा था। वो कौन थी, उसका नाम क्या था, इस बात की उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग तो सिर्फ एक ही बात पर अटका हुआ था। ये लड़की मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है, और मेरी ही क्यों? आखिर हूं कौन मैं? क्या हुआ था मेरे साथ इतने साल पहले? अगर ये सच बोल रही है तो ये क्यों मेरी मदद करना चाहती है? इन सब सवालों में खोया अभय उसी दिशा में देखते जा रहा था जिस दिशा में वो लड़की गई थी। एक दिन में वो बेघर हो गया, उसकी पत्नी उसे पैसों के लिए छोड़ देगी, ये सब तो उसने पूरे से पूरे सपने में भी नहीं सोचा था। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ चले जा रहा था। थोड़ी देर में वो मनोज के दरवाजे पर खड़ा था। अरे अभय, तुम यहाँ इतनी रात गए? सब ठीक है ना? अभय को इतनी रात अपने घर आया देख मनोज को हल्का सा झटका लगा, लेकिन अभय का उतरा हुआ चेहरा देख मनोज समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसने बिना देरी करते हुए अभय को अंदर बुला लिया। एक छोटा सा घर जहाँ की दीवार जगह जगह से सिली हुई थी, कहीं पेंट था और कहीं सादी ईंटें लगी थी। एक इंसान के रहने के लिए वो घर काफी था। क्या पियोगे, चाय या फिर कुछ ठंडा? आज ना चाय का मूड है और ना ही ठंडे का। मनोज समझ गया था कि अभय का इशारा किस तरफ था। वो झट से उठा और दरवाजे पर टंगे एक झोले की तरफ गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बोतल और कुछ गिलास थे। अभी एक एक जाम हुआ ही था कि अभय ने लगातार बिना रुके 4-5 पैग और लगा लिए। मनोज ये देख और घबरा गया। अब उससे रुका ना गया। अभय, सब ठीक है ना? मैंने आज तक तुम्हें इस तरह से पीते नहीं देखा। आज तक इतना बड़ा धोखा भी तो नहीं मिला। तुझे पता है मेरे साथ क्या किया रिया और उसकी माँ ने? अभय ने एक झटके में सारी बात मनोज को बता दी। उसके साथ हुए इतने बड़े धोखे के बारे में सुन मनोज को जितना भी सुरूर हुआ था सारा उतर गया। मैंने कहा था ना कि वो घर उस बुढ़िया के नाम मत कर, लेकिन तू उस रिया के प्यार में अंधा था। इतना कहते ही मनोज रुक गया, क्योंकि उसे पता था अभय जल्दी से अपने मन की बात किसी को नहीं बताता था, और अगर वो इस समय उसी की गलती निकालेगा तो अभय फिर से अपने मन में ही घुटता रहेगा। जब उसने अभय की शक्ल की तरफ देखा तो वो भी थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि वो मनोज की मेज पर रखे दवाइयों के भंडार को ताक रहा था। ये देख मनोज ने भी 4-5 पैक मारे। मेरे 9 साल के बेटे की दवाइयां हैं, उसकी हेल्थ बहुत क्रिटिकल हो गई है, तो मैं सारा दिन काम करता हूँ और बीवी उसके साथ हॉस्पिटल में रहती है। तभी तो उस शंकर से एक एक पाई के लिए लड़ता हूँ मैं अभय, वरना मेरा क्या है, मैं तो पानी से भी पेट भर के सो सकता हूँ। ये बात सुन अभय का मुंह उतर गया। कहाँ वो अपनी जिंदगी का दुख मना रहा था, लेकिन मनोज के साथ जो हो रहा था उसे सोच उसका दिल उदास हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि काश उसके पास पैसे होते तो वो मनोज की मदद कर पाता। सच में गरीबी से बड़ा कोई श्राप नहीं हो सकता, अभय मन ही मन सोच रहा था। लेकिन माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए उसने मजाक में बोला, हम दोनों ही किस्मत के मारे हैं, इसी नाम पे ये आखिरी जाम। उन दोनों ने बैठे बैठे एक बोतल खत्म कर दी और वहीं सो गए। सुबह उठकर वो दोनों अपने काम पर पहुंचे। उस दिन अभय किसी योद्धा की तरह काम कर रहा था। उसका सुडौल शरीर, बड़ी बड़ी मसल्स
उनमें से उसकी नसें मानो फट के बाहर आने वाली हो। उसके अंदर इतना गुस्सा था कि उसे भूख प्यास का भी कोई होश नहीं रहा। तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। अभय ने बहुत सेठों को देखा था, गाड़ियां देखी थी, लेकिन ऐसी गाड़ी आज तक नहीं देखी। वो इतनी लंबी गाड़ी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देख सारे मजदूर वहां का काम छोड़ बस उसी गाड़ी को देखे जा रहे थे। लेकिन उस गाड़ी से जो शख्स निकला, उसे देखकर अभय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सास रेणुका थी। उसका हुलिया एकदम बदला हुआ था। महंगे कपड़े, जूते, इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी धूल में उसके कपड़े गंदे हो जाते, लिहाजा वो चलकर अभय के पास नहीं जाना चाहती थी। अभय, जल्दी यहाँ आओ, पूरा दिन नहीं है मेरे पास इस घटिया सी जगह पर खड़ा रहने के लिए। अभय जो रेणुका के पास पहुंचा तो उसे एक और झटका लगा। ये लो डिवोर्स पेपर, अभी अंगूठा लगाओ इस पर और आजाद करो हमें। अपनी ये गंदी और मैली सी शक्ल दोबारा मत दिखाना। ये लो। अभय जानता था कि अभी रेणुका को कुछ भी बोलने का मतलब है भरे बाजार में अपनी बेइज्जती कराना। उसने चुपचाप उन डिवोर्स पेपर्स पर अंगूठा लगा दिया। चलो, अब आखिरकार हम मनहूसियत से आजाद हुए। ये गाड़ी, कपड़े, बैग्स, जूते, घर सब मेरे नए दामाद ने दिया है और तुम 1000 जन्म भी ले लो तो भी इस गाड़ी का पहिया भी ना खरीद पाओ और मेरा एक नौकर आकर तुम्हारा एक सामान दे जाएगा। इतना कहकर रेणुका की गाड़ी वहां से अभय के मुंह पर धूल उड़ाते हुए निकल गई। वो मुड़कर वापस जाने लगा तो उसने देखा कि वही अनजान लड़की थोड़ी दूर खड़े उसे देख रही थी। अभय अब ऐसी जिंदगी से थक चुका था। मुझे इस लड़की से बात कर लेनी चाहिए, वैसे भी मेरे पास खोने के लिए है ही क्या, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसे फिर एकदम से लड़की के कहे शब्द याद आ गए। वो भागकर उसके पास गया और बोला, तुमने कल रात कहा था कि तुम मेरी जिंदगी बदल सकती हो, क्या ये सच है? बिल्कुल, तुमसे कहा मेरा एक एक शब्द बिल्कुल सच है अभय। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे और जानना चाहोगे अपने अतीत के बारे में? पहले मुझे इस बात का सबूत चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी बदलोगे कैसे। अभय के मुंह से हाँ सुन वो लड़की बच्चों की तरह मन ही मन खुश थी। अभय की ये बात सुन उसने बड़े ही प्यार से कहा, सबूत तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन ये बातें यहाँ करना खतरे से खाली नहीं है। उस लड़की ने एक फोन लगाया और एक लंबी काली इंपोर्टेड कार वहां कर रुक गई। अपनी सासू माँ की गाड़ी से भी लंबी गाड़ी देख अभय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो दोनों उसमें बैठे और साइड से कुछ ही दूर एक कॉफी शॉप के बाहर उतरे। लेकिन तभी एक आवाज अभय के कानों में गूंजी, अरे जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे उसके पास कॉफी पीने के पैसे कहाँ से आए? अभय ने जब मुड़कर देखा तो पाया कि रिया अपने नए हस्बैंड सूर्या के साथ उसी कॉफी शॉप के बाहर खड़ी थी। वो लड़की जो अभय के साथ वहां आई वो उससे थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। अगर रिया को कुछ भी पता चलता तो सब कुछ बिगड़ सकता था। सूर्या, ये है मेरा पुराना पति अभय, वही जो दिहाड़ी करता था। सूर्या ने जैसे ही अभय का चेहरा देखा तो वो थोड़ा सा हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए बोला, ओह तो ये है वो फर्नीचर। बेबी, मैं सोच रहा हूँ कि इस गरीब की थोड़ी मदद कर दूं। तुम्हारा क्या कहना है? बिल्कुल बेबी, मैं तो कहती हूँ जी नहीं थैंक यू। अभय ने रिया की बात को काटते हुए कहा, ओहो खुददारी, चल एक काम कर, मेरे जूते गंदे हो गए हैं, इन्हें साफ कर दो और मैं तुम्हें 2-3 हजार रुपए दे दूंगा। इसी बहाने एक हफ्ते का खाना खा लेगा ये बेचारा। सूर्य ने 2000 के नोट निकालकर अभय के मुंह पर दे मारे और रिया को लेकर वो अंदर चला गया। उसके जाते ही वो लड़की अभय के पास आई और जब उसकी आंखें अभय से मिली तो उसका दिल पसीज गया। वो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए खड़ा था। तंग आ गया हूं मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से। कोई भी कभी भी कहीं भी मेरी बेइज्जती करके चला जाता है। उस लड़की ने धीरे से अभय के कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोली, ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है अभय, हौसला रखो, तुम एक फाइटर हो, फाइटर। आज इतने सालों बाद पहली बार उससे किसी ने इतने प्यार से बात की थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? और कुछ दिनों में ऐसा क्या ही बदल जाएगा मेरी जिंदगी में। उस लड़की ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए जो बोला उसे सुनकर अभय के होश उड़ गए।
अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अभय। क्यों? कौन देने वाला है मुझे पैसे? तुम? या मेरी बीवी का नया पति? या मेरे ऊपर नोट आसमान से बरसेंगे? ये बात सुन के वो लड़की हंसी, लेकिन तपाक से बोल पड़ी, कोई नहीं, किसी को तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है अभय, क्योंकि तुम्हारे पास खुद बहुत सारे पैसे हैं। अब अभय को उस लड़की की गोल गोल बातों पर गुस्सा आने लगा था। तुम भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं यहां तुमसे अपनी जिंदगी बदलने की बात क्यों करता भला? बंद करो ये मजाक। ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है अभय। मैं ना तुम्हारी खिल्ली उड़ा रही हूँ और ना ही कोई धोखा दे रही हूँ। उस हादसे से पहले तुम एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, उसी से तुमने वो पैसे कमाए हैं। और मेरा यकीन करो, उसके बाद फिर कभी पैसों की टेंशन होगी ही नहीं। यह बात सुन अभय की जैसे आंखें चमक उठी, लेकिन वो फिर भी ये सुनिश्चित करना चाहता था कि ये सब एक धोखा नहीं है। अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो मुझे मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए चाहिए, अभी के अभी। अभय का बचपना देख वो लड़की जोर से हंस पड़ी। अभी तो मेरे पास एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन हाँ, एक जरिया बता सकती हूँ जिसे तुम अपनी संपत्ति और पूंजी देखकर तसल्ली कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? इतना कहकर उस लड़की ने अभय को अपनी तरफ खींचा और उसके कानों में कुछ कहा। और वो बात सुनते ही अभय के चेहरे की उत्सुकता ज्वालामुखी में बदल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बेहद गुस्से में बोला, हरगिज नहीं, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं ऐसा कुछ कर भी सकता हूँ? थूकता हूँ मैं ऐसे पैसे पर। हरगिज नहीं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये काम करवाने की? आखिर ऐसा क्या काम करने को कहा था उस लड़की ने? क्या करेगा अभय अब? क्या सच में मिलेंगे उसे पैसे? जानने के लिए